हाय हेलो लर्नर, दिस इज रिचा सुरेखा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अपने यूट्यूब चैनल पर, दैट इज यूजीसी नेट जेआरएफ बाय रिचा। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट पेपर वन, यानी कि फुल लेंथ पेपर वन, जो कि आपका 25 सितंबर 2020 को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम। पूरे ऑल 50 क्वेश्चंस हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, टीचिंग जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग से किस तरीके से। तो देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि यहाँ पर क्या कहता है, ट्रेनिंग और कंडीशनिंग। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, जहाँ पर हम प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, यानी कि लर्निंग बाई डूइंग होता है। लर्निंग बाय डूइंग, हम करते करते सीखते जाते हैं। अच्छा, कंडीशनिंग में क्या होता है, कंडीशनिंग में हम एक ही काम को रिपीटेडली कराते हैं। जैसे स्किनर की थ्योरी और जो थ्योरी है आपके टीचिंग जिसमें आपने पढ़ा है कंडीशनिंग, तो उसमें क्या होता है कि हम एक ही चीज को बार बार लर्नर से करवाते हैं, जिससे कि उसकी वो हैबिट में आ जाए। तो एक तरीके का ये भी लर्निंग का मतलब एक ट्रेनिंग का ही तरीका होता है। सो इसमें टीचिंग जो है वो किस तरीके से अलग है, तो टीचिंग किस तरीके से लगे, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, डिसिप्लिन ड्रिल करना, क्रिटिकल थिंकिंग, स्टडी एसोसिएशन और मास्टरी ऑफ फैक्ट। तो टीचिंग में क्रिटिकल थिंकिंग की बात होती है, जहां पर हम लॉजिकली सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करते हैं, वो आपका टीचिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द टीचिंग मैथड गिवन बिलो विच आर कंसीडर्ड डायलॉगिक। तो देखिए, जब मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही थी तो उसमें आपको बताया था कि डायलॉगिक जब होगा तो उसमें जो हम ऑप्शंस हमको चूज कर रहे होंगे, जहां पर दोनों लोग बात करेंगे। डायलॉगिक यानी कि बातचीत हो रही है बट दोनों बात करेंगे, कौन, लर्नर भी बोलेगा और टीचर भी बोलेगा। यानी कि सिर्फ टीचर सेंटर अप्रोच नहीं होगी, जो वहाँ पे दोनों ही कम्युनिकेट करके बात मतलब स्टडी की जाएगी, टीचिंग लर्निंग होगी। उन चीजों को हमें कंसिडर करना होगा। अब देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है लेबोरेटरी, डेमोन्स्ट्रेशन, ट्यूटोरियल, ग्रुप डिस्कशन और प्रोजेक्ट वर्क। ग्रुप डिस्कशन में आप जानते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट अच्छे से प्रॉपर बोलता है, मिक्सअप होता है, टीचर भी उसको बताता है, बीच बीच में गाइड करता है। सो ये हो जाएगा एक आपका। और ट्यूटोरियल में क्या होता है कि 1 बाय 1 या फिर बच्चा जो है, 2-4 बच्चे एक साथ जो है किसी एक टीचर से पढ़ते हैं, जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना हुआ, इस तरह की प्रॉब्लम जब सॉल्व होती है तो दोनों ही इंटरैक्ट होते हैं। तो एक तो हो गया सी और दूसरा हो गया डी। अब सी और डी ऑप्शन ए में है, सो इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग दोज फीचर्स ऑफ द की बिहेवियर विच आर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ की बिहेवियर, जो कि डी बॉरिश ने दिए थे। 5 की बिहेवियर होते हैं और हेल्पफुल बिहेवियर। तो यहाँ पे पूछा क्या है, की बिहेवियर। की बिहेवियर जो कि हमारे जो टीचर टोटली जो टीचर पे डिपेंड करता है वो थे की बिहेवियर। हेल्पफुल वाले में कौन से थे, जो कि स्टूडेंट रिलेटेड थे। ठीक है, तो की बिहेवियर कौन से हैं, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, लेसन क्लैरिटी, टीचर टास्क ओरिएंटेड, इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस एंड स्टूडेंट सक्सेस रेट। ये 5 की बिहेवियर है, इनको आप याद कर लीजिए। अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो अभी भी आप देख सकते हैं। हर एक टॉपिक को मैंने प्रॉपर अच्छे से समझाया है, किसी भी चीज को स्किप नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए, इंस्ट्रक्शनल, लेसन क्लैरिटी, टीचर टास्क ओरिएंटेड, ये सारे की बिहेवियर है। सो अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा है, लेसन क्लैरिटी विच इम्प्लाई द मेकिंग द आइडियाज टू द लर्नर क्लियर। ये कैसा है, ये की बिहेवियर का पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चनिंग एंड इम्प्लाइंग द फैक्ट, कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन बेस्ड, तो क्वेश्चंस वगैरह क्वेश्चनिंग करना, ये तो हमारे हेल्पफुल बिहेवियर का पार्ट है। ठीक है, प्रोबिंग, ये भी हेल्पफुल का पार्ट होता है। अगर ये उसमें अच्छे से क्लियर किया हुआ है, आपको उसी में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, टीचर टास्क ओरिएंटेड एंड फोकस ऑन आउटकम एंड यूनिटी क्लियर डिफाइन। तो टीचर टास्क ओरिएंटेड ये आपका जो है ये की बिहेवियर का पार्ट हो जाएगा। सो आपको क्या मिलता है, ए और डी। ए और डी आपका कहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ है ए डी साथ में। एंड एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस एंड इम्प्लाइज द अमाउंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे एंगेजमेंट जो भी होगा ये हमेशा आपका की बिहेवियर का ही पार्ट होगा। सो ए डी ई इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द स्कूल लर्निंग आर टर्म्ड एज सोशल कॉम्पिटेंसी। तो सोशल कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या हुआ, जब आप दूसरे लोगों से इंटरैक्ट होते हैं। देखिए, एक तो होता है आपका पर्सनल, ठीक है, और दूसरा होता है आपका सोशल।
तो सोशल कब होगा? जब हम दूसरे लोगों से इंटरैक्ट होंगे, जब दूसरे लोगों से आप इंटरैक्ट होंगे तब जो चीज आपके सामने आएगी वो आपकी सोशल कॉम्पिटेंसी को बताएगा। ठीक है, तो मोटिवेशन, मोटिवेशन कैसा होगा? ये जब आप दूसरे लोगों से इंटरैक्ट होंगे तो आपका मोटिवेशन शो होगा, आप पॉजिटिव है, निगेटिव है, कैसी फीलिंग रखते हैं। तो ये आपका जो है सोशल कॉम्पिटेंसी का हिस्सा होगा। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस तो आपकी अपनी होगी ना, आप कैसा सोच पाते हैं किसी क्वेश्चन को लेकर के या कैसा, तो ये तो आपकी पर्सनल हो जाएगी। सोशल स्किल, तो सोशल स्किल तो नाम ही है सोशल स्किल, जब आप दूसरे लोगों से इंटरैक्ट हो रहे हैं तो ये आपकी सोशल कॉम्पिटेंसी का पार्ट होगा। फैमिली सपोर्ट, ये भी आपकी सोशल कॉम्पिटेंसी का पार्ट होगा। जहां पे भी देखिए आप दूसरे लोगों से इंटरैक्ट हो रहे हैं, जैसे कम्युनिकेट हो कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपकी सोशल कॉम्पिटेंसी को शो करेगी। सो ACD इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 को। लिस्ट 1 में है मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट, यानी कि टेस्ट की जो रिलायबिलिटी है वो यहाँ पर मेथड दिया हुआ है और इधर उसको डिस्क्राइब किया गया है। देखिए ये मैंने आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में कराया था, तो कई सारे मेथड वहाँ पे टेस्ट जो रिलायबिलिटी के टेस्ट के बारे में आपसे बात की थी। टेस्ट रिलायबिलिटी क्या होती है? टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी इज मेजर द रिलायबिलिटी टू ऑब्टेन बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग द सेम टेस्ट ट्वाइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टेस्ट रीटेस्ट में क्या होगा? एक ही टेस्ट 2 बार किया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंटर रेटर रिलायबिलिटी, अब यहाँ पर मेन फोकस किस पे किया जा रहा है? रेटर पे, यानी कि जो जितने कोई भी एग्जाम हो रहा है या कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है तो वहां पे जो जजेस आएंगे, यानी कि जो रेट कर रहा है, जो किसी को मार्किंग दे रहा है, उसकी रिलायबिलिटी को, कि वो सभी ने एक जैसा कहाँ पर दिया है, उसके रिलायबिलिटी पे फोकस करेगा। सो अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से है। टेस्ट रीटेस्ट है, अल्टरनेट फॉर्म मेथड है, स्प्लिट हाफ मेथड है, इंटर रेटर मेथड है। तो इंटर रेटर मेथड आपको बताया कि जहां पर रेटर की बात होगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्टिमोनी सेशन विद इन इक्विवेलेंट हाफ एंड टेस्ट कोरिलेशन। अब देखिए यहाँ पे एक आपका टेस्ट आया है स्प्लिट हाफ टेस्ट, यानी कि जब टेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, स्प्लिट कर दिया जाए, 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाए, तो यहाँ पर इसको इससे जोड़ा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्टिमोनी सेशन विद 2 इक्विवेलेंट हाफ टेस्ट कोरिलेशन, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। सो सी का हो जाएगा 1। ठीक है, 2 और मोर रेटर स्कोर द टेस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि जो रेटर, अब यहाँ पे रेटर पे फोकस कर रहा है। रेटर वाला किसमें था? इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इंटर रेटर रिलायबिलिटी जहाँ पे 2 जो जजेस हैं या 2 जो रेटर है वो कहाँ पर सेम मार्क्स दे रहे हैं। तो डी का हो जाएगा सेकेंड वाला। एडमिनिस्ट्रेटिंग द सेम टेस्ट द सेम ग्रुप 2 डिफरेंट सेशन, यानी कि सेम टेस्ट हम 2 बार कर रहे हैं, सेम टेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 बार कर रहे हैं। तो ये क्या था? हमारा टेस्ट रीटेस्ट मेथड था। टेस्ट को चेक किया जा रहा है कि वो टेस्ट कितना सही है। सो ए इज रिलेटेड टू थर्ड। एडमिनिस्ट्रेटिंग द 2 फॉर्म्स ऑफ द टेस्ट इन द सेम ग्रुप टू डिफरेंट सेशन, तो अल्टरनेट मेथड ये हो जाएगा और बी का हो जाएगा 4th। सो अब मैच कर लेते हैं 3 4 1 2। 3 4 1 2 आपका ऑप्शन डी में है। सो आंसर डी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इंटरवेंशन बेस्ड ऑन साइक्लिक इन नेचर एंड इम्प्रूवमेंट फोकस, कौन सी ऐसी रिसर्च है? आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च में मैंने बहुत तरह की रिसर्च पढ़ाई है, और देखिए सबसे पहले तो साइक्लिक रिसर्च से ही हमको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या होगा, एक्शन रिसर्च होगी। बट इम्प्रूवमेंट दिया हुआ है, तो आपको ये भी बताया था मैंने कि एक्शन रिसर्च में क्या होता है, एक सुधारात्मक अप्रोच होती है, तत्काल रूप से प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा एक्शन रिसर्च। ये जो साइक्लिक इन नेचर होता है, कौन सा साइकिल होता है? पहले प्लान करते हैं, फिर एक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व और फिर रिफ्लेक्ट। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन, यूजिंग द एप्रोप्रिएट parametric test in the research project, the researcher find the evidence to reject the null hypothesis। तो देखिए यहाँ पर आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारे टेस्ट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है हमारा पैरामेट्रिक और दूसरा होता है हमारा नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है, अब क्या था कि हमें जो रिसर्च है उसमें हमें एविडेंसेस मिले हैं, एविडेंसेस टू रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस।
तो नल हाइपोथेसिस को हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कौन से तरह की एरर होगी, तो एरर दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी टाइप 1 एरर और दूसरी होती है टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर में क्या होता है, जब हम एरर, इसको अल्फा एरर भी बोलते हैं और इसको बीटा एरर भी बोलते हैं। तो जब हम कोई भी टेस्ट जो भी हमने टेस्ट किया, जब वो सही था और हमने रिजेक्ट कर दिया, व्हेन इट इज करेक्ट, जब वो सही था बट हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो उसको टाइप 1 एरर बोलेंगे। और टाइप 2 एरर का मतलब क्या होगा, जब कोई चीज गलत थी, व्हेन जो हमारा हाइपोथेसिस वो क्या हो गया, जब वो रॉन्ग था और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तब उसको जो है टाइप 2 एरर बोलेंगे। इसको समझना बहुत आसान है। जब दो मिस्टेक हुई, देखिए पहले तो आपका हाइपोथेसिस भी गलत हो गया और दूसरी बात है कि आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, तो वो हो गया टाइप 2 एरर। और जब वो सही था बट रिजेक्ट कर दिया, सो इट इज दी टाइप 1 एरर। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें एविडेंसेस मिले और हमने रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस, तो यहाँ पे कौन सी जो है मिस्टेक हो सकती है, तो मिस्टेक कौन सी होगी, टाइप 1 एरर होगी। ठीक है, तो अल्फा एरर, बीटा एरर, बोथ, नाइदर। तो कौन सी एरर हो सकती है यहाँ पे, अल्फा एरर हो सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, a college or university teacher planned to test his or her substantive research hypothesis in a major project. Which of the following statement are consider relevant in this regard? एक टीचर है जो कि अपनी सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस है जिसको भी चेक करना चाहता है, तो उसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है रिलेवेंट होगा। तो सब्सटेंटिव जो हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाइपोथेसिस एन आइडिया ऑफ द रिसर्च प्री एस्टैब्लिश्ड। एक हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो कि हम बनाते हैं स्टार्टिंग में, जिससे कि हम जिसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होता है, थोड़े वेरिएबल्स के बारे में आइडिया लग जाता है कि हमें कहाँ से अपने सैंपल कलेक्ट करने हैं, हमारी टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी, ये चीजें हमें पता चल जाती हैं, किन वेरिएबल के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ये सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं जब हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो यानी आगे का गोल, आगे का करना क्या है, ये हाइपोथेसिस से हमको पता चलता है। तो सब्सटेंशियल हाइपोथेसिस सिंपली अ रिसर्च हाइपोथेसिस होती है। ठीक है, इट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द रिसर्चर हैव सम प्रायर नॉलेज अबाउट द रिसर्च स्टडी। इट प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ द डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इन द इवैल्यूएशन ऑफ द हाइपोथेसिस शुड बी एक्सप्लेन विद द मूवमेंट ऑफ द स्टडी एंटिसिपेटेड द रिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है ये बताता है। मस्ट बी टेस्टेबल, हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए, जिसको कि हम टेस्ट कर सकें, एंड बी प्रूवन रॉन्ग, और जिसको क्या करते हैं, जो हाइपोथेसिस हम बनाते हैं उसको हम रॉन्ग प्रूफ करते हैं ना, यानी कि नल हाइपोथेसिस को बता दें कि नहीं ये गलत है और फिर दूसरी वाली एक्सेप्ट की जाती है, ऐसे तो होता है। द स्टडी अडॉप्टेड टेक्निक शुड बी कैपेबल टू टेस्ट द हाइपोथेसिस वेदर इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमें मतलब कई सारी टेक्निक को यूज करना होता है, चाहे वो ट्रू हो, मतलब जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है चाहे वो ट्रू निकल के आए या फॉल्स निकल के आए, बट हमें इसको टेस्ट करना होगा। The final decision on the research hypothesis may be reached indirectly by deciding the fate of null hypothesis. जो फाइनल रिजल्ट होता है हम उस पर तब पहुंचते हैं जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो hence here the null hypothesis is not formulated beforehand. ये सारे स्टेटमेंट आपने ध्यान में रखा। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या था। सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस हैज क्लियरली स्पेसिफिक द रिलेशनशिप अमंग दी वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप बता देती है। अ रिसर्च हाइपोथेसिस में बी डायरेक्टेड एट द फाइंडिंग द डिफरेंस इफेक्ट इन द रिलेशनशिप में क्या डिफरेंसेस आने वाले इसको भी क्लियर करती है। नल हाइपोथेसिस शुड बी फॉर्मुलेटेड बिफोर हैंडेड। देखिए यहाँ पे क्या है कि नल हाइपोथेसिस हम पहले नहीं बनाते हैं, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। देयर इज अ डायरेक्ट सपोर्ट अवेलेबल इन टेस्टिंग दी सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट नहीं होता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट सपोर्ट्स होते हैं जिसको कि हम यूज करते हैं, सो डी भी नहीं होगा। द फाइनल डिसीजन ऑन द रिसर्च हाइपोथेसिस मे बी रीच इनडायरेक्टली बाय डिसाइडिंग द फेट ऑफ नल हाइपोथेसिस, तो ये ई वाला हो जाएगा। ABE यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम फाइनल रिजल्ट पे तब पहुंचते हैं जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, तब हम फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो ABE ऑप्शन डी में है, सो आंसर डी हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर सैम्पलिंग टेक्निक दी हुई है और यहाँ पर उसको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक, डायमेंशनल, स्नोबॉल।
तो यहाँ पर देखिए ये लिस्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की और ये है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, जो फर्स्ट सैंपल हम यूज करेंगे, पिक करेंगे, वो हम रैंडमली कलेक्ट करेंगे फर्स्ट वाला, और उसके बाद का जो भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ सैंपल हम लेंगे वो एक सिस्टम में आएगा, एक फिक्स पीरियड इंटरवल पे आएगा, और जो फर्स्ट वाला होगा वो रैंडम बेसिस पे हम पिक करते हैं। ये होती है सिस्टमैटिक। स्नोबॉल में क्या होता है, स्नोबॉल में जो रिसर्चर होता है वो एक पर्सन को जो मतलब जिसकी स्टडी करना चाहता है, जिस स्पेसिफिक चीज की जिसको स्टडी करना चाहता है उसको फाइंड आउट करता है, फिर उसके थ्रू वो दूसरों पर जाता है। ये इस तरीके की स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है। सो अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये कैसी होती है, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम सिंपली इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन सिंपल देखते हैं और किसी भी कुछ सैंपल्स को पिक कर लेते हैं, ठीक है। द यूनिट आर आइडेंटिफाई इन टर्म्स ऑफ वेरियस स्पेसिफिक फीचर आइडेंटिफाई बिफोर ड्राइंग द सैंपल स्ट्रक्चर। ओके, तो ये तो क्या हो गया, जहां पर हम कई सारे फीचर्स जहां पर डिफाइन कर दिए जाएं और तब हम उसको निकालते हैं। तो ये तो हमारी कैसी हो गई, डायमेंशनल सैम्पलिंग की बात कर रहा है। ईच यूनिट इज गिवन इक्वल चांस ऑफ इंडिपेंडेंट बाय पिकिंग अप। तो ये तो हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गई। The k interval is obtained by n upon n and the units are drawn the same n population। ये किसकी बात कर रहा है, ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की बात कर रहा है ना। यहाँ पे k एक फिक्स इंटरवल पे हम एक सैंपल को पिक कर रहे हैं, तो ये है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। फर्स्ट मेंबर यूनिट इज आइडेंटिफाई द सेकेंड यूनिट एंड सून। तो ये कौन सा है हमारा, स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गया ना, कि पहले हम एक मेंबर को पिक करते हैं, उसी के थ्रू चेनिंग होती है, उसी के थ्रू हम अदर पर जाते हैं। सो डी का 4, सी का 1, यस, एंड बी का 3, यस, एंड ए का 2, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए हम 10th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन का है। देखिए असर्शन रीजन के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, पहले आप असर्शन को पढ़िए वो सही है या नहीं, अगर वो सही होता है फिर रीजन पढ़िए, अगर रीजन सही है तो ठीक है। अब फिर देखिए कि क्या दोनों ही सेम कॉन्टेक्स्ट में बात कह रहे हैं, तब वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। तो अब जैसे यहाँ पर क्या कहता, एम्पिरिको इंडक्टिव पैराडाइम इन द रिसर्च फोकस ऑन मीनिंग गिविंग सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव टू डिपिक्ट रियलिटी। तो ये एम्पिरिको इंडक्टिव रिसर्च के बारे में बात कर रहा है। एम्पिरिको इंडक्टिव रिसर्च पैराडाइम्स में होता क्या है, जहां पर बेसिकली बॉटम अप अप्रोच होती है ना, ये आपकी एम्पिरिको इंडक्टिव अप्रोच होती है, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच के बारे में बात करता है। तो ये सब्जेक्टिव तो ये होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हम बॉटम अप अप्रोच होती है, प्रॉब्लम यहाँ पर होती है और उसका सोल्यूशन यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं। सो एक तरीके से ये सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन तक पहुंचने में काफी मतलब हिट एंड ट्रायल समझ लीजिए करते रहते हैं कि क्या ये होगा, क्या ये होगा, इस तरीके से पहुंचते हैं। तो एक फिक्स ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है, यहाँ पे सब्जेक्टिविटी होती है। द पर्पस इन द रिसर्च इन दिस पैराडाइम इज नॉट टू अराइव एट द जनरलाइजेशन बट टू डिस्कवर द रियलिटी वैलिड। तो जो एम्पिरिको इंडक्टिव रिसर्च होती है, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो रियलिटी है उसको डिपिक्ट करना, ये नहीं कि हम जर्नलाइजेशन पे पहुंचे। क्योंकि देखिए जो आपकी डिडक्टिव अप्रोच होती है उसमें हम जर्नलाइजेशन पे मेन फोकस करते हैं, बट इंडक्टिव में स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है ना। We move on the next question, जो कि हमारा पैसेज है। 5 क्वेश्चन हमारे पैसेज के होते हैं, तो चलिए इसको फटाफट से पैसेज रीड आउट कर लेते हैं। मार्केटर्स आर री-एग्जामिनिंग देयर रिलेशनशिप विद सोशल वैल्यू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विद द वेरी अर्थ इन द सस्टेन अस। As the worldwide consumerism, environmentalism movement mature today's market and being called on to develop sustainable marketing practices. Corporate ethics and the social responsibility have become the hot topic for the almost every business, and few companies can ignore the renewed and very demanding environmental movement. Every company action and affect the consumer relationship
today's customer expect companies to deliver the value in socially and environmentally responsible way. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअली मार्केट से रिलेटेड है और क्या कह रहा है कि इस समय जो कॉर्पोरेट एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हॉट टॉपिक है, कंज्यूमरिज्म और एनवायरमेंटलिज्म पे जो मेन चीजें हैं वो फोकस कर रहा है। कुछ कंपनी है जो नए टॉपिक को इग्नोर कर रही हैं, बट जो बेसिकली जो कंपनी है वो ज्यादातर इन चीजों पे फोकस कर रही है एनवायरमेंटल मूवमेंट पे। आगे बढ़ते हैं, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनवायरमेंटल मूवमेंट्स will place even stricter demand on the company in the future. Some companies resist these movements, budging only when forced by legislation and organized customer outcries. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनवायरमेंट विल प्लेस एन स्ट्रिक्ट डिमांड, एक मतलब फ्यूचर के लिए स्ट्रिक्ट डिमांड है, बट सम कंपनीज रेसिस्ट द मूवमेंट। कुछ लोग जो है, कुछ कंपनी जो है वो नहीं, मतलब अपनी जो पुरानी चीज है उन्हीं के साथ चिपकी हुई है, ठीक है, और नई चीजों पे फोकस नहीं कर रहे हैं। वो तभी जो है एनवायरमेंटल और इन सब चीजों को मतलब उतना ही केवल यूज करते हैं, फोकस करते हैं जितना कि किसी लॉ या फिर जब गवर्नमेंट उनको मतलब प्रेशराइज करती हैं, सिर्फ तभी उसको फॉलो करती हैं। फॉरवर्ड लुकिंग कंपनीज, मतलब जो फ्यूचर में अपना एक अच्छा मार्केट में प्लेस बनाना चाहती हैं, however readily accept their responsibility to their world around them, मतलब वो बहुत ही बाय हार्ट मतलब जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करना चाहती हैं जो वर्ल्ड की मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको। they view sustainable marketing as an opportunity to do well and going good। उनको मतलब दिख रहा है सस्टेनेबल मार्केटिंग एक उनको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। दे सीक्स द वे टू प्रॉफिट एंड सर्विंग इमीडिएट नीड्स एंड द बेस्ट लॉन्ग रन इंटरेस्ट ऑफ देयर कस्टमर एंड कम्युनिटीज। Some companies such as Patagonia, Ben Jerry, Timberland, Method and other practices carrying the capitalism, setting themselves apart of being civic minded and responsible. They build their social linkage। तो ये है पैसेज, इतना ही, ठीक है। अभी हम आगे देखने वाले हैं कि इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पैसेज का क्या है, 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द प्रेजेंट डे मार्केट फोकस ऑन, जो मार्केटर्स हैं वो किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, कंज्यूमरिज्म पे, सोशल ऑब्लिगेशन पे, सस्टेनिंग देयर बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कॉम्पिटिटिव बिजनेस। यहाँ पर जो आपके मार्केटर्स हैं वो बेसिकली किस पे फोकस करते हैं, सोशल वैल्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल वैल्यूज पे, सोशल ऑब्लिगेशन पे मेनली फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंसर्न फॉर द टुडे सोसाइटी कंसर्न ऑन। तो आजकल का जो कंसर्न है वो किन चीजों पर है, तो कॉर्पोरेट एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव बिकम द हॉट टॉपिक। आजकल का जो हॉट टॉपिक है वो कॉर्पोरेट एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मार्केट स्ट्रेटेजी, कस्टमर रिलेशन, कॉर्पोरेट एथिक्स एंड डिलीवरी वैल्यू ऑफ मनी। सो कौन सा हो जाएगा, कॉर्पोरेट एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What do four-sided company prefer? जो फ्यूचर में कंपनी जो है परफॉर्म करना चाहती है बेटर, वो अभी वो कैसा सोच रही है, सस्टेनेबल मार्केटिंग, लेजिस्लेटिव, ऑर्गेनाइज और स्टेटस क्यू इन द मार्केट। तो वो सस्टेनेबल मार्केटिंग, देखिए आपके यहाँ पे लिखा हुआ ना कि फॉरवर्ड लुकिंग कंपनीज हाउएवर रेडली एक्सेप्ट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द वर्ल्ड बाय दे व्यू द सस्टेनेबल मार्केटिंग। तो वो सस्टेनेबल मार्केटिंग की तरफ फोकस कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू दी पैसेज सस्टेनेबल मार्केटिंग इज परसीव्ड एज, वो जो सस्टेनेबल मार्केटिंग है वो किस तरीके से लिया गया है, क्या ये इमीडिएट प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में है, कम्युनिटी फैलासी है, डूइंग गुड कम्युनिटी एज एन अपॉर्चुनिटी, या लॉन्ग टर्म बर्डन द सोसाइटी डिफिकल्टी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहली बात तो ये लॉन्ग टर्म के लिए है, मतलब जो आपका ये है सस्टेनेबल मार्केटिंग की जो बात की जा रही है वो एक्चुअली इसलिए हो रहा है कि जो कंपनी है कि उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो डूइंग गुड यहाँ पर वो ये सोच के कर रही है कि अगर मैं अच्छा करूंगा तो मेरे साथ भी अच्छा होगा, और वो उन चीजों को एक अपॉर्चुनिटी मान के कर रही है। सो डूइंग गुड मार्केटिंग इज एन, सस्टेनेबल मार्केटिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू वेल एंड डूइंग गुड। सो ये इस तरीके से काम करे कि अगर मैं अच्छे से परफॉर्म करूंगी तो मेरे साथ भी बेहतर होगा, ऐसा सोच के वो काम कर रही हैं। नेक्स्ट है, कैरिंग कैपिटलिज्म इज इंक्लूसिव ऑफ, अगर कैपिटलिज्म टाइप की जो कंपनी है वो किन चीजों को इंक्लूड कर रही है, मार्केट प्रॉफिट बाय इग्नोरिंग द सोशल डिमांड, बीइंग सिविक माइंडेड,
foregoing social linkage or bridge between their legislative nuts. यहाँ पे क्या है, some companies जो है, ये सारी companies हैं, and other practice carrying capitalism, setting themselves a part of being civic minded. ठीक है, वो कैसी हो रही हैं, civic minded and responsible बनने की कोशिश कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सिविक माइंडेड, यानी कि बी ऑप्शन होगा आपका, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, सिविक माइंडेड। और वो कैसी हो रही है कि वो सोशल चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होने की कारण, फॉरगोइंग द सोशल लिंकेज। सो आंसर जो हो जाएगा बी और सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन is determine the concept in reward related to। तो देखिए, फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन जो है ये कम्युनिकेशन की एक थ्योरी है। तो फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन ये एक जो थ्योरी है ये कम्युनिकेशन की, ये शेरवॉम ने दिया था 1954 में। ठीक है, इस थ्योरी में एक फॉर्मूला जनरेट किया गया जहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड डिवाइडेड बाय एफर्ट करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी एक्टिविटी पता चलती है। ठीक है, तो इट इज डिटरमाइंड विच फॉर्म द मास मीडिया इंडिविजुअल वुड सेलेक्ट इट। द फॉर्मूला हेल्प टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ ग्रेटिफिकेशन एन इंडिविजुअल वुड एक्सेप्ट टू गेन फ्रॉम द मीडियम ओवर हाउ मच एफर्ट दे हैड टू मेक टू अचीव ग्रेटिफिकेशन को तक पहुंचने के लिए कितना एफर्ट करना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड डिवाइडेड बाय एफर्ट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एक्टिविटी। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए और इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन इज डिटरमाइंड बाय द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड। जो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड है डिवाइडेड बाय एफर्ट रिक्वायर्ड, यानी कि एफर्ट नीडेड से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक्टिव फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। सो आंसर ए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफिशिएंसी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड अपॉन। तो देखिए, जो रिटन कम्युनिकेशन है, यानी कि अगर मैं किसी को कोई चीज लिख करके दूं, सपोज इसकी मैं एप्लीकेशन या कोई लेटर, या अगर एग्जाम में आप अपनी कॉपी में भी कोई चीज लिखते हैं तो कैसे, मतलब उसका क्या तरीका होना चाहिए, वो बेसिकली इसके बारे में बात कर रहा है कि उसकी एफिकेसी कैसी होनी चाहिए। सो यहाँ पर देखिए, द एफिकेसी और वर्किंग एफिशिएंसी, मतलब एफिकेसी हो या फिर वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड अपॉन, तीन मेन चीजों पर डिपेंड होनी चाहिए कि आपका कंटेंट कैसा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, और जो रिसीवर है वो कैसा है। तो इन चीजों पर डिपेंड करता है। और 5 C's हैं जो कि आपके रिटन कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन कौन से हैं, कनेक्शन, क्लैरिटी, पॉजेज, कॉन्शियसनेस एंड करेक्टनेस। ये चीजें हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कैसा होना चाहिए, क्या लेंदी प्रेजेंटेशन होना चाहिए, नहीं। जितना आप कंसाइज लिखेंगे उतना ही जो पढ़ने वाला है वो उसको उस चीज को पढ़ेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो बिल्कुल भी नहीं, इजी होना चाहिए, समझ में आ जाए। एडिफाइंग आफ्टर द राइटिंग, बिल्कुल आप ऐसा किसी को लिख के दें कि वहां पर वो एडिटिंग की जा सके। ठीक है, ब्रेविटी इन दी सेंटेंसेस, हो सकता है ब्रेविटी। ठीक है, यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, इफेक्टिव वर्ड यूज कर रहे हैं, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो सी और एफ जरूर होगा, सी और एफ आपको यहाँ पर मिलता है, सी और एफ। और ब्रेविटी ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक है, सेंटेंस आपका सही होना चाहिए। सो आंसर सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, असर्शन और रीजन का है। ठीक है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू मेक स्टूडेंट एक्टिव लिसनर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंटरैक्टिव टेक्निक। ये कह रहा है कि क्या क्लासरूम में ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट को एक्टिव बना करके रखे। तो हाँ, ये सही कह रहा है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्टूडेंट को एक्टिव बना के रखें, कुछ ऐसी इंटरैक्टिव टेक्निक्स वगैरह का यूज करें। नाउ रीजन क्या कहता, द टीचर सेंट्रिक कम्युनिकेशन स्टूडेंट एंड टू बिकम पैसिव लिसनर। जो टीचर सेंट्रिक कम्युनिकेशन होता है वहां पर स्टूडेंट कैसे हो जाते हैं, एक पैसिव लिसनर की तरह हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है ना कि
केवल टीचर ही बोलता रहे, स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट ही ना हो, या मतलब वो करके या कोई चीज सम क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन नहीं हो रहा है, तो वहां पे बच्चे इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो कैसा हो जाएगा, पैसिव हो जाएंगे, लर्नर आपके पैसिव हो जाएंगे। सो ये भी सही बोल रहा है, और दोनों सेम कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। सो इसका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर द करेक्ट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ यहाँ पे क्या कहता कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे पहला क्या है आपका, इंट्रा पर्सनल। इंट्रा में क्या मतलब होता है कि हम जब खुद से बात करते हैं, इंट्रा का मतलब है कि हम अपने आप से, वन सेल्फ, खुद से ही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे विद इन वन सेल्फ हो जाएगा। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल का मतलब है दो या दो से ज्यादा किसी से भी बात कर रहे हो, तो मिनिमम दो लोग तो होने ही चाहिए। इंटरपर्सनल ग्रुप में थोड़े ज्यादा लोग होंगे, और मास में तो बहुत ही ज्यादा लोग होंगे। तो बिटवीन पर्सन है, बिटवीन पर्सन हो जाएगा तो ये इंटरपर्सनल हो जाएगा। विद इन ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन तो ये ग्रुप हो जाएगा, और लार्ज नंबर ऑफ अननोन आइडियंस तो ये मास हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहता, पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट इन द क्लासरूम सिचुएशन आर अ बैरियर टू द इफेक्टिव इंटरेक्शन। कह रहा है कि पर्सनालिटी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से क्लासरूम में अच्छे से इंटरेक्शन नहीं होता है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट ही सही कह रहा है। देखिए, पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट समझते हैं क्या होता है। पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट इन द क्लासरूम सिचुएशन इज द बैरियर ऑफ द इफेक्टिव इंटरेक्शन। हो सकता है ये चीज कैसे, क्योंकि पर्सनालिटी आपकी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। आपके जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ होता है, उसी से आपके इमोशंस, आपके एक्सपीरियंस, जो भी आपका पास्ट का एक्सपीरियंस होता है, उन चीजों को मिला करके ही आपकी पर्सनालिटी पूरी बनती है। तो फैक्टर इंक्लूड इन द पर्सनालिटी, कौन कौन से आपके फैक्टर इंक्लूड होते हैं एक पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट में। आपका जो पास्ट का एक्सपीरियंस है, जो इमोशंस है, जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, वही चीजें जो है कभी कभी बैरियर बन जाते हैं कम्युनिकेशन करने में। ठीक है, पर्सनालिटी रिफर टू द डिफरेंस फीलिंग। इससे जो पर्सनालिटी, अलग अलग लोगों की अलग अलग फीलिंग होगी, उनकी थिंकिंग होगी, उनके बिहेव करने का, सेम टॉपिक पे लोग अलग तरीके से बिहेव करेंगे, उनका बिहेवियर का स्टाइल अलग होगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी पे। तो बिल्कुल, तो जो पर्सनालिटी है, अगर किसी का ड्रेसिंग सेंस भी अलग है तो बच्चे उस तरीके से, मतलब कभी कभी स्ट्रिक्ट टीचर लगता है कि उसको ये टीचर स्ट्रिक्ट है तो उसे कम्युनिकेट नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम, अपने डाउट्स नहीं पूछने जाते। तो इन अ क्लासरूम इंडिविजुअल डिफर इन इंपॉर्टेंट द फैक्टर समटाइम्स द एक्ट एज अ बैरियर। ठीक है, कभी कभी वो जो है वो बैरियर की तरह काम करते हैं, और यूनिफॉर्म जो होता है वो भी एक तरीके का एक बैरियर की तरह काम करता है। सो ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्या है, impersonal communication is invariably considered the best solution in the classroom environment। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि impersonal communication ऐसा होता है जहां पर जो लोग हैं उसमें होता क्या है कि जब आप किसी ऐसे लोगों से बात करो जब आप उनको पर्सनली नहीं जानते हो, तो उसको इम्पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इम्पर्सनल होके बात करना, ठीक है, बहुत ही कहते हैं बहुत ही पर्सनल मत लो। ठीक है, तो वैसे इम्पर्सनल कम्युनिकेशन जो बोल रहा है कि क्लासरूम एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा होता है, तो ऐसा नहीं है। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। जब हम बच्चे को जाने, उसके लेवल पर जा करके उसको समझाएं कि उसको कितनी नॉलेज है, उसको कितना समझ में आ रहा है, ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि उसके लेवल पे जाके हमको बताना है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आंसर सी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन देयर इज अ 3 नंबर, फर्स्ट इज द ट्वाइस। अच्छा, 3 नंबर है यहाँ पे x, लेट्स सपोज इज x y z। ठीक है, फर्स्ट इज द ट्वाइस ऑफ द सेकंड, फर्स्ट इज द ट्वाइस ऑफ द सेकंड एंड हाफ ऑफ द थर्ड। ओके, एंड हाफ ऑफ द थर्ड। जो z है, ठीक है, उसका हाफ जो है वो x के इक्वल है, यानी कि फर्स्ट इज दी ट्वाइस ऑफ द सेकेंड एंड हाफ ऑफ द थर्ड, ऐसे है। अब कहना है कि जो एवरेज है उन तीनों का वो 56 आता है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, अगर इसको होल डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो 56 आता है। ये तो ये कहना चाह रहा है।
सो हमें बताना है कि दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हम पहले इन x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो x y z है, यहाँ पर हम ये वैल्यू को रख देते हैं। सो x की जगह पे x ही रख देंगे, y की जगह पे क्या रख देंगे, y की जगह पे हो जाएगा x/2, और z की जगह पे क्या रख सकते हैं, 2x रख सकते हैं। ठीक है, दिस इज होल इज डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 56। अब हम इन सभी को एलसीएम लेके ऐड करेंगे ना, तो ना इसको सॉल्व करते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 48। तो x की वैल्यू जो आ गई हमारी वो 48 आ गई। ठीक है, अब z क्या होगा, z यहाँ से निकल जाएगा आपका जगह 48 इंटू 2। क्या कहता है कि फर्स्ट एंड थर्ड नंबर में डिफरेंस कितने का है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 48 एंड 48 मल्टीप्लाइड बाई 2 का डिफरेंस आएगा 48। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेक्स्ट टर्म। तो अब देखिए यहाँ पर ये है 10, 10 माइनस 2 करेंगे 8 आएगा। ठीक है, 10 माइनस 26 करेंगे तो 16 आएगा। 10 और इसको लेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 24 आएगा। ठीक है, अब ये कैसे हुआ होगा आगे इसको समझते हैं। देखिए 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10। नाउ 10 प्लस 16 is equal to 26। now अब क्या करें, 26 प्लस 24 is equal to 50। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये टेबल बन रही है ना, 8 की टेबल है। यहाँ पे 32 ऐड करेंगे जो भी हमारे पास दिया हुआ है, क्या आ जाएगा 2 और 8, 82 आंसर होगा हमारा यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ मैन इन अ ट्रेन नोटिस दैट द काउंट 31 टेलीफोन पोल्स in 1 minute if the poles are equal interval 50 meter what is the speed of train। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है, जहाँ पर ये बता रहा है कि जो कुछ पोल्स लगे हुए हैं जिनके बीच का डिफरेंस जो है 50 मीटर का है। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि इसकी स्पीड कैसे कैसे निकलेगी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये तो फॉलो करते हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 मिनट में 31 पोल मिलते हैं। सो यहाँ पर देखिए कितनी दूर वो चला होगा, हमें टाइम तो पता है कि 1 मिनट हो गया। ठीक है, तो 1 मिनट, अब यहाँ पर जो 50 मीटर पर एक लगा हुआ है, तो 50 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 31 है, बट 31 माइनस 1 करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो शुरुआत किया होगा, फर्स्ट काउंट किया होगा, वहां पर से 0 स्पीड से मतलब 0 टाइम से शुरू हुआ होगा, सो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। सो 50 मल्टीप्लाइड बाय 30 करेंगे तो कितना आएगा 15। अब ये क्या आ गया, मीटर में आ गया। इसको अगर मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1.5 किलोमीटर पर मिनट जो है उसकी स्पीड है। किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 मिनट पर मिनट है ना। अब मिनट से हमें आर पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, 60 से डिवाइड करना होगा। सो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये ऊपर चला जाएगा ना, आपको पता होगा सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये कितना आएगा, 90 आ जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। सो डी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, द सम क्या है, 50,000 रुपीज है, इन्वेस्ट किया किसी बैंक में फॉर डिपॉजिट फॉर अ ईयर एट एन इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम, द कंपाउंडेड हाफ ईयरली बेसिस। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आपका होता है, जो अमाउंट अगर निकालना होता है तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n होता है, या फिर जो n है उसको t भी बोलते हैं, टाइम में कहीं पे लिखा होता है। तो जब यहाँ पे हाफ ईयरली बेसिस पे कंपाउंडेड हो तो क्या करना होता है, जो r होता है वो हो जाता है आपका r/2, और जो t होता है या फिर n जो होता है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2t हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह इसको रख के सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे जो p है ये आपका p है 50,000। सो 50,000
मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर, यहाँ पे कितना है 10% इंटरेस्ट रेट है, और वो क्या हो जाएगा 10/2। अब टी क्या है, 1 साल के लिए था, लेकिन टी क्या हो जाएगा आपका 2t हो जाएगा। सो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सॉल्व करें। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे अमाउंट आएगा, बट हमसे पूछा क्या है व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, हमें सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है। तो ये इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी उसमें से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिएगा, यानी कि 50,000 को माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए। आप सॉल्व करके एक बार चेक कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज द व्हाट वाज द नेक्स्ट, क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी एफ है, ठीक है, ए बी सी बी सी डी सी डी ई डी ई एफ। सो डी के बाद अब क्या आएगा ई एफ जी, तो ई एफ जी तो यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है एफ जी एच आई, तो क्या आएगा यहाँ पे जे। सो जे आपका ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता, द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द सिलोजिज्म नया फिलोसफी। नया फिलोसफी में जो सिक्वेंशियल ऑर्डर है वो आपसे जानना चाहता है। तो जो सिक्वेंशियल ऑर्डर है वो एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है कि जब हम किसी दूसरे पर्सन को कन्विंस कर रहे होते हैं या उनकी समझा रहे होते हैं अपनी बात, तो हमें इन 5 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। कौन सी 5 चीज़ें, प्रतिजना, हेतु, उदाहरणा, उपन्याय और निगमना। इन 5 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जब हम खुद को समझाते हैं, सेल्फ को कन्विंस करना होता है, तो इनमें से किसी 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ये आगे ऊपर की 3 या पीछे के 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये एज इट इज आपका इंडियन लॉजिक में दिया हुआ है, जहाँ पर एज इट इज आपको समझना है इस चीज को। तो देखिए कि यहाँ पे जो 5 चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं, प्रतिजना, हेतु, उदाहरणा, उपन्याय, निगमना। ये इसी सीक्वेंस में रहेगी, तो आप ये चार्ट अपनी कॉपी में एज इट इज बना लीजिए। तो प्रतिजना का मतलब भी मैंने यहाँ पे बता दिया है कि प्रतिजना का मतलब होता है स्टेटमेंट। हेतु का मतलब होता है रीजन। ठीक है, उदाहरण हिंदी में उदाहरण बोलते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे एग्जाम्पल। उपन्याय का मतलब होता है रीअफर्मेशन, और निगमना जो लास्ट में आता है उसको बोलते हैं कंक्लूजन। तो ये सीक्वेंस है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट आएगा, फिर रीजन आएगा, फिर क्या आएगा एग्जाम्पल, फिर उसको रीअफर्मेशन करेंगे और फिर आएगा कंक्लूजन। जो स्टेटमेंट है वो एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस होती है, रीजन एक मतलब बताया कि इसके कारण ऐसा होगा, और जो एग्जाम्पल होगा वो यूनिवर्सल एग्जाम्पल होता है, और जो रीअफर्मेशन होता है वो पर्टिकुलर सिचुएशनल एग्जाम्पल होगा, उससे सिचुएशन पे अप्लाई करेंगे, और लास्ट में आएगा कंक्लूजन। ठीक है, तो ये 5 चीजें हैं। इन्हीं 5 चीजों का जो फर्स्ट टर्म है उसी को लेकर के PHUUN, ये एक एक जो एब्रीवेशन बना लिया गया है, क्योंकि इसको याद करना आसान हो जाएगा। जो फर्स्ट लेटर है PHUUN। ठीक है, सो यहाँ पर जो अगर मैं बताऊं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो PHUUN। अब यहाँ पे देखिए 2 यू है, तो फर्स्ट वाला यू क्या होता है, पहले उदाहरण आएगा फिर उपन्याय आएगा। तो सबसे पहले आएगा ई, ठीक है, फिर क्या आएगा एच यानी कि हेतु, यानी सी आ जाएगा, फिर आएगा यू में पहले क्या बताया उदाहरण आएगा, यानी कि बी आएगा। अब देखिए ECB कहाँ पर दिया हुआ है, ECB, फिर आएगा क्या आपका उपन्याय, और फिर आएगा उदाहरण। तो आंसर बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव सेंटेंस इन द न्याय फिलॉसफी। ये भी आपका जो है इंडियन लॉजिक से ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये है कि जो न्याय फिलॉसफी में आपके जो एलिमेंट होते हैं, तो उसमें लास्ट में आता है एक आपका शब्दा। ठीक है, तो ये उसी शब्दा से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर ये सीक्वेंशियल ऑर्डर जो सेंटेंस का, जब हम सेंटेंस कोई लिखते हैं तो उसका क्या सीक्वेंशियल ऑर्डर होना चाहिए, ये जानना चाहता है। तो ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले आएगा आकांक्षा, फिर सेकंड नंबर पे आएगा योग्यता, थर्ड नंबर पे आएगा आपका सानिधि, एंड फोर्थ पे आएगा आपका तात्पर्य। यही 4 चीजें होती हैं। तो ये इस चीज को इंडियन लॉजिक में पढ़ते हैं शब्दा के अंदर। शब्दा यानी कि आपका जब सेंटेंस की बात होती है तब हम इसको पढ़ते हैं। अब आकांक्षा का मतलब भी यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आकांक्षा एक्सपेक्टेशन, जैसे अगर मैं कोई बात कह रही हूँ तो मेरे लिसनर उस चीज को मतलब उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी ना। अगर आप इस YouTube चैनल पर आके आप स्टडी कर रहे हैं तो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगी,
ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन होगी, ये आपकी एक्सपेक्टेशन होगी जो भी लिसनर्स हैं। तो आकांक्षा मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमें बोलना चाहिए। योग्यता यानी कि जो भी हम वर्ड बोले वो फिटनेस ऑफ वर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार बोल रहे हैं कि हाँ एक बात में आप सपक्षी हैं, दूसरे बात में विपक्षी हो जाए, मतलब दूसरी ही बात में आप अपनी ही सेंटेंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सानिधि, सानिधि का मतलब होता है कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी, यानी कि ऐसा ना हो कि जब मैंने एक वर्ड बोला और दूसरे वर्ड बोलने में बहुत लंबा एक पॉज ले लिया, जैसे ए फिर पॉज हो गया, देन बी बहुत टाइम के बाद बोल रहे हो, तो ये क्या हुआ, क्लोज प्रॉक्सिमिटी नहीं हुई। तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी भाई सुनने वाला जितने मतलब बस उतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए बोलने की कि जो आप समझा रहे हैं वो समझने वाले को या सुनने वाले को बात क्लियर होती जाए। ठीक है, तात्पर्य, तात्पर्य का मतलब होता है इंटेंशन, क्या कहते हैं, कहने का क्या तात्पर्य है, ऐसे क्वेश्चंस हिंदी में पहले पूछे जाते थे। तो इंटेंशन जो है, स्पीकर का क्या इंटेंशन है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो आपको बस सीक्वेंस यहाँ पे ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में सीक्वेंस पूछा है, आकांक्षा, योग्यता, सानिधि, तात्पर्य। तो अगर इसको हम शॉर्ट्स का फर्स्ट लेटर लें तो पहले आएगा A/S/T, A/S/T। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हमें ध्यान में रखना है, A/S/T। तो A आपका A पे ही है, ठीक है, Y आपका B पे है, S पहले लाना है, सो D हो जाएगा और फिर आएगा C, तो ABDC, ABDC ऑप्शन B में है। Now next question, to infer the rain in the past by perceiving the muddy of water in the pond। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो अगर हम जैसे हमें कोई एविडेंस मिला तो उसके बेसिस पे हम पास्ट के बारे में कुछ इन्फर कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो वो कौन सी चीज से हमें पता चलेगा। कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास, पूर्वावत अनुमाना है, शेषावत अनुमाना है, बोध पूर्वावत एंड शेषावत और कंपैरिजन, ये चार चीजें हैं। तो यहाँ पर कैसे समझना है इसको, देखिए तीन टर्म होते हैं, एक होता है आपका पूर्वावत, एक होता है आपका शेषावत और तीसरा होता है सामान्य तो दृष्टा। ठीक है, अब इसको समझिए, जो फर्स्ट वाला है पूर्वावत अनुमाना, इसका मतलब क्या हुआ, कॉज कम बिफोर लाइक, जैसे कि यहाँ पे कॉज पहले आएगा। जैसे हमको पता है कि अगर बादल है, आपने देखा कि बादल है अभी, इसका मतलब आप फ्यूचर के बारे में जब प्रिडिक्शन करोगे, तो यानी कि पूर्वावत से मतलब ये समझिए कि यहाँ पे बात कर रहा है कि क्लाउड्स है, इसका मतलब आपको ये पता है कि रीजंस हैं, तो आप जो प्रिडिक्शन करोगे वो फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन होगा। पूर्वावत में हम फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट करते हैं। अच्छा, शेषावत, शेषावत को मैंने ऐसे समझा था कि जैसे शेष कुछ रह जाता है ना, तो उससे मैंने इस मीनिंग इसको निकाला था कि जब कोई चीज शेष रह जाती है, इसका मतलब है कि क्या शेष रह गया, मडी वाटर, ठीक है, कीचड़, रोड में अगर कीचड़ पड़ा है तो आप क्या प्रेडिक्ट करोगे कि कल रात बारिश हुई थी, तो शेष कुछ बचा रह गया ना, तो उसी से मैंने इसको समझा था शेषावत को, कि अगर शेषावत है तो इसका मतलब हम जो पास्ट जो बीत चुका है उसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट करेंगे, क्योंकि हमें कुछ एविडेंस दिख रहे हैं। तो शेषावत में क्या होता है कि इफेक्ट कम बिफोर, लाइक अगर हम देख रहे हैं सीइंग दी मड वाटर, और तो हम प्रेडिक्ट करेंगे पास्ट के बारे में। सामान्य दृष्टा का मतलब होता है कि जो सामने है एज इट इज दिख रहा है आपको। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मडी वाटर है, यानी कि कीचड़ पड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप पास्ट के बारे में प्रेडिक्ट करेंगे। तो पास्ट के बारे में जब प्रेडिक्ट करना है तो आपको कैसे पता चलेगा, जब कुछ शेष रह जाएगा, शेष रह जाएगा तो शेषावत, शेषावत से ऐसे याद रखा था मैंने। सो ऐसे आसान है याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, फैलासी हेत्वाभास। देखो फैलासी का मतलब ही होता है हेत्वाभास, संस्कृत में या इंडियन लॉजिक में इसको हेत्वाभास बोलते हैं, और वैसे होता है फैलासी। फैलासी का मतलब हुआ कि कुछ कमी, यानी कि कुछ मिस्टेक्स, कौन कौन सी वो गलतियां, उनको समझना है। तो फैलासी प्रोड्यूस इन द कंक्लूजन ड्यू टू रिप्यूडिएशन ऑफ साध्या। अब इसको समझना है, देखिए जो आपकी इंडियन लॉजिक है इसमें कई तरह की आपको फैलासी पढ़नी है, और फैलासी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अभी क्लियर कर देती हूँ। देखिए फैलासी यहाँ पर जो होगी वो विरुद्धा फैलासी होगी, यानी कि विरुद्धा हेत्वाभास होगा। कैसे होता है विरुद्धा, कब, कौन सी सिचुएशन में फाइंड आउट करेंगे विरुद्धा, जब कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल टर्म हो, ठीक है,
मेजर टर्म डज नॉट एग्जिस्ट, अगर मेजर टर्म सेंटेंस में अगर मेजर टर्म ना हो तब हो जाएगा, या फिर मेजर टर्म रिप्यूडिएशन यानी कि इसका खंडन हो, रिप्यूडिएशन का मतलब होता है खंडन हो, या मेजर टर्म अवेलेबल ना हो या उसका खंडन हो, तब आपकी विरुद्धा फैलासी होती है। ठीक है, द फैलासी ऑफ हेतवाभास प्रोड्यूस इन द कंक्लूजन ड्यू टू रिप्यूडिएशन ऑफ साध्या, ये क्वेश्चन था। तो ये कौन सी फैलासी होगी आपकी विरुद्धा। अच्छा, अब यहाँ पे साध्या लिखा हुआ है, बट मैंने आपसे क्या बोला यहाँ पर मेजर टर्म, तो इसको भी आप एक चार्ट बना लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म, ये 3 टर्म आपकी जो इंडियन लॉजिक है उसमें बहुत जगह यूज होती है, सो आप इसको एक चार्ट पे बना लीजिए। तो मेजर टर्म है उसको क्या बोल सकते हैं, उसको साध्या भी बोलते हैं। ये समझ लीजिए कि आई थिंक साध्या या संध्या नाम की आपकी कोई ना कोई ऐसी फ्रेंड रही होगी, तो ऐसे करके उससे रिलेट कर लीजिए कि जो साध्या है, यानी मैंने तो ऐसे रिलेट किया था कि जो संध्या है वो बहुत बड़ी है, तो ऐसे ही याद किया था मैंने। तो साध्या कहीं पे भी वर्ड है तो इसको समझिए कि जो साध्या है वो बहुत बड़ी है। ठीक है, तो वो मेजर टर्म हो गई, साध्या जो है मेजर टर्म हो गई। व्यापका, लिंगी भी बोलते हैं इसको और प्रोबंडम भी बोलते हैं। तो ये सभी वर्ड सेम है, मेजर टर्म जहां जहां पे भी आएगा आप उसको साध्या, व्यापका, लिंगी, प्रोबंडम ये अलग अलग लिख के आ सकता है। मिडिल टर्म अगर कहीं लिखी हुई है तो मिडिल टर्म को और क्या क्या कह सकते हैं, हेतु कहते हैं। ये बहुत ही इजी है मिडिल टर्म को फाइंड आउट करना। हेतु होता है, रीजन होता है, लिंगा होता है और प्रोबन होता है। माइनर टर्म को और क्या क्या कह सकते हैं, माइनर टर्म पक्षा होती है, जैसे मेजर टर्म संध्या से याद किया था साध्या, तो माइनर टर्म आपकी पक्षा होगी, पक्ष की बात कर रहा है। व्याप्या होगी, ये सब्जेक्ट होता है, जो कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है वो माइनर होता है और ये प्रेडिकेट होता है। कंक्लूजन का जो मेजर टर्म होती है वो आपकी प्रेडिकेट होती है। और गम का भी बोलते हैं। कुछ कुछ हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे साध्या आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिंगी, लिंगा, हेतु और पक्षा, ये चीजें आप जरूर याद रखिएगा। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फैलासी है यहाँ पर जो कि प्रोड्यूस, ये तो समझा दिया ना आपको कि रिप्रोडिएशन जो होता है, साध्या का अगर रिप्रोडिएशन हो रहा है तो वो विरुद्धा होगी, और साध्या को और क्या कहते हैं, ये मेजर टर्म होती है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, गिवन बिलो द 4 प्रोपोजिशन है, 2 ऑफ देम रिलेटेड इन सच अ वे दैट कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू ऑल्दो दे कैन बी फॉल्स, सेलेक्ट द कोड। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है आपको, ये आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको ऐसे सिखाया है कि जब बोथ कैन नॉट बी ट्रू ऐसा अगर बोले तो बोथ कैन नॉट बी ट्रू आपका ऊपर वाला होता है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैरी रिलेशन होता है, जैसे ए, ई, आई और ओ, ये 4 चीजें होती हैं। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ऑल ए। अब ऑल ए आर बी और ऑल ए नो ए आर बी। ठीक है, अगर ऐसे तो दोनों ही, ये दोनों यूनिवर्सल वाली जो प्रोपोजिशन है वो दोनों ही कभी भी एक साथ सच नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जब भी आएगा कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, तो वो हमेशा एक यूनिवर्सल प्रोपोजिशन होगी। तो यहाँ पे कह रहा है बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स, ये हो सकता है। तो ये ऑल वाली और कौन सी, नो वाली प्रोपोजिशन आपकी होगी। तो ऑल मैन आर ऑनेस्ट है और नो मैन आर ऑनेस्ट, ए एंड बी ऑप्शन ए में है। ये देखिए यहाँ पर रूल्स मैंने लिख दिए हैं कॉन्ट्रैरी के, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले या फिर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ए एंड बी ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीआई से। यहाँ पे क्या कहता है, कंसीडर द डेटा गिवन बिलो इन द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर द टेबल शोज द एक्सपेंडिचर। यहाँ पर एक्सपेंडिचर शो किया गया है जो कि लैक्स में है। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर है, जैसे सैलरी ऑफ स्टाफ, ट्रांसपोर्ट में, बोनस, इंटरेस्ट, टैक्सेस। अच्छा देखिए, ये जो डीआई है आपकी, ये आपकी 2020 के पेपर में आई हुई है, बट सेम एज इट इज मेरे क्वेश्चन पेपर में भी ऐसी ही डीआई आई थी जहां पर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पेपर था। मैंने इस पे भी वीडियो बनाया हुआ है पूरा, जो मेरे एग्जाम में खुद में जो पेपर आया था पेपर 1 का, उसका पूरा मैंने सोल्यूशन बनाया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है डीआई का, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इंस्टीट्यूट हैड टू पे।
तो ये कह रहा है कि एवरेज अमाउंट हमें इंस्टीट्यूट का निकालना है, कितना हमने पे किया होगा, इंस्टीट्यूट ने पे किया होगा। तो ये देखिए ये है इंटरेस्ट जो कि पे किया, तो ये हर साल इंटरेस्ट पे कर रहा है ना, 15 में इतना, 16 में इतना, 17, 18, 19 में इतना इतना इंटरेस्ट पे किया। तो हमसे एवरेज पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? इन सभी को आपको ऐड कर लेना है, ठीक है, इन सबको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइडेड बाई कितने ईयर है? 1 2 3 4 5 5 ईयर से आपको इसको 5 से डिवाइड करना होगा। इसको आप क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 36.66 के करीब। सो आंसर ये बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द टोटल अमाउंट ऑफ द बोनस पेड बाय इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द सैलरी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बोनस, यानी कि ये रहा बोनस और सैलरी टू द स्टाफ को जो दिया गया है वो उसका कितने परसेंटेज है। बोनस जो पे किया जो इन सभी का सभी ईयर में, और जो सैलरी पे की सभी ईयर में, तो ये जानना चाहता है कि बोनस सैलरी का कितने परसेंटेज है। तो कैसे निकालेंगे? पहले आप बोनस को सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है, सैलरी को सबको ऐड कर लीजिए। ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है? कह रहा है कि कितने परसेंटेज है। बताया था आपको डीआई में भी कि अगर किसी का भी कितने परसेंटेज है, तो सपोज इज कि 1710 का x परसेंटेज इज इक्वल टू 17 है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा? 17, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 171। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेटली जो भी कुछ आएगा ये लगभग 1% के करीब आएगा, और जो ये वाला साइन बना हुआ है ना ऐसे करके, इसका मतलब होता है लगभग, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो अब आपको आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर ऑल दीज आइटम in 2015 was approximately what percentage of total expenditure in 2019। अब ये है 15, ये है 19 का डेटा। कह रहा है सभी पे जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ 15 में और जितना एक्सपेंडिचर हुआ 19 में। तो ये जानना चाहता है कि 15 वाला जो भी एक्सपेंडिचर है वो 19 का कितने परसेंटेज है। तो यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिए इन सभी को, और इन सभी को ऐड कर लीजिए, ठीक है। ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसको ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद क्या करना है? ये क्या जानना चाहता है कि 585.86 का x परसेंटेज इज इक्वल टू 495.4 है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 84%, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता? द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑन दीज आइटम ड्यूरिंग द ईयर 2017। कह रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर बताना है 2017 का। ये है 2017 और ये इसकी एक्सपेंडिचर्स है। तो इन सभी को आपको ऐड कर लेना है और आंसर बताना है। देखिए अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताना नहीं, सबको बस ऐड करना है और जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सो फटाफट से ऐड कीजिए और आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस फॉर द ईयर 2016 एंड 18 अप्रोक्सीमेटली। अब देखिए ये 2016 है, ये 2018 है। रेशियो किस में पूछा है? टैक्सेस में पूछा है। तो 2016 में कितना है टैक्स हमारा? 108 है। 2018 में कितना है? 88 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको 4 से कैंसिल करते हैं, 4 2 8 और 27 आ जाएगा और ये 22 आ जाएगा। तो 27/22 ये ऑप्शन बी में दिया हुआ। तो देखिए कितनी इजी थी डीआई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द आईओटी, ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है इसका फुल फॉर्म, ये नोट डाउन कर लीजिए, इसमें कुछ इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द मेमोरी होल्ड द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। कौन सी मेमोरी, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कौन सी मेमोरी स्टार्ट होती है? उस समय आपकी रो मेमोरी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ द मोबाइल यूजर इन इंडिया इंक्रीजिंग रैपिडली। ठीक है, सही बात बोल रहा है कि जो
यूजर्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं एंड द कॉस्ट ऑफ मोबाइल डिक्रीजिंग। बिल्कुल ये भी सही, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। अच्छा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है इसलिए तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी होने लगा ना, चीपर कंपनी आने लगी, सो इसका एक्सप्लेनेशन भी सही कह दे रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 में, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन काफी एग्जाम में आते हैं जहां पर ये पूछता है कि किसी फाइल का मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में वो कैसे सेव होती है, या फिर आपको शॉर्ट फॉर्म दे देगा और ये पूछेगा कि ये किस चीज का है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैंने इन चारों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो DOC जो होता है वो लेगेसी ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट, ये वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए ही सेव करने के लिए होता था। जो DOC है ये भी आपका वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए ही होता था, बट ये बिफोर जो है 2007 होता था। ठीक है, अब आपको पता होगा 2007 में XP करके आपका विंडो आना शुरू हो गया था ना, तो विंडो XP आता था, तो इसलिए समझिए कि DOC के आगे जब हम X लगा देंगे 2007 के बाद वाले सभी 2007 और उसके बाद वाले सभी में DOC X हो गया। ठीक है, JPG और PNG ये तो आपको बहुत अच्छे JPEG ये दोनों ही आपका फाइल फॉर्मेट किसके लिए होता है, इमेजेस के लिए, ग्राफिक्स के लिए होता है। PNG ये भी ग्राफिक्स के लिए होता है। यहाँ पर जो पिक्चर्स होती है वो थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती है। इट इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू अनकम्प्रेस्ड, यहाँ पे अनकम्प्रेस्ड रेजर इमेज फॉर्मेट होती है इंटरनेट पे। ठीक है, सो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो कि डॉक्यूमेंट किसके लिए पूछ रहा है 2007 के लिए ना, तो DOC X हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ द डेसिमल 9। अच्छा, जब आपको डेसिमल से बाइनरी पे जाना होता है तो एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ऐसे करके एक ड्रॉ कर लीजिए कॉपी पे। ठीक है, अब इसको 2 से कैंसिल करना स्टार्ट कीजिए। तो 2 की टेबल पढ़िए, 2 4 जा 8 होगा ना, तो 4 टाइम चला गया, अब कितना बचा 8, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 यहाँ पे लिख लीजिए। अब 2 की टेबल फिर से पढ़िए, क्योंकि देखिए 2 से इसलिए कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है आपका बाइनरी है, बाइनरी में 2 ही डिजिट होती है 0 और 1, इसलिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, नाउ अब फिर से 2 की टेबल पढ़ेंगे तो क्या आएगा 2 2 2 जा 4, और कुछ भी जो भी आपका कुछ बचा नहीं बचा, 4 में से 4 कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। अब फिर से 2 की टेबल पढ़ेंगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2, और 2 पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, कुछ भी बचा नहीं तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब इसको ऐसे सीक्वेंस में लिखना होता है 1 0 0 1। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, तो 1 0 0 1 ये आपका ऑप्शन बी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, द फिनोमेना ऑफ द ओजोन डिप्लीजन इज कॉज्ड बाय, जो ओजोन है ना वो आपकी डिप्लीट हो रही है। ठीक है, वो क्यों डिप्लीट हो रही है ये क्वेश्चन आपका जानना चाहता है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि ओजोन लेयर है वो 2 तरीके की है, एक है आपका गुड ओजोन, एक है बैड ओजोन। गुड ओजोन वो चीजें हैं जो आपकी यूवी रेजेस होते हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज निकलती हैं सन से, जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं सन से, वो आपकी बॉडी या मतलब आप तक ना पहुंचे उससे आपको प्रोटेक्ट करती है, इसलिए उनको गुड ओजोन है। और ये कौन से उसमें स्फीयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। जो बैड ओजोन है वो आपकी ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है और ये फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। ठीक है, तो ओजोन लेयर ये हो गया। अब ये आपसे कह रहा है कि जो ओजोन लेयर ये अच्छी वाली है ये डिप्लीट हो रही है, तो हमारे लिए टेंशन का कारण हो सकता है ना, क्योंकि बैड ओजोन तो हमारे बहुत सारे इमिशन से बढ़ ही रहा है। तो जो ओजोन लेयर जो कि आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में है उसको डिप्लीट होने से हमें बचाना है, बट वो डिप्लीट हो क्यों रही है ये जानना चाहता है। तो बेसिकली जो यहाँ पे आप देखिए कि एक ओजोन होल पाया गया है, ठीक है, जो कि डिप्लीट हो रही है ओजोन लेयर। यहाँ से क्या आप इस पिक्चर से समझ पा रहे हैं ना कि ये अल्ट्रावायलेट रेज भी अर्थ तक पहुंच जा रही है और ये ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेजेस से। तो यहाँ पर समझिए कि कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जो ये ओजोन लेयर मतलब ओजोन में लेयर में होल हो रहा है। तो VOCs जो होते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो है can be transported to the stratosphere where they are readily photolysed and ultraviolet radiation released to chlorine atoms.
ठीक है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में होती हैं और यूवी रेज एक्ट ऑन देम टू रिलीज द क्लोरीन एटम, यानी कि यहाँ पे जो यूवी रेजेस इस पे पड़ती हैं इसकी वजह से इनसे क्लोरीन का जो एटम होता है वो रिलीज होता है और जिसकी वजह से ये डिप्लीट होना शुरू होती है। वॉट एवर द VOC एडेड टू द स्ट्रेटोस्फेयर दे हैव परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग इफेक्ट ऑन ओजोन लेयर, तो वो ओजोन लेयर को बार बार इफेक्ट करती रहती है। ठीक है, इमिशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट की वजह से होता है, यहाँ से जो वो धुएं निकलते हैं ना थर्मल पावर प्लांट से, तो कंसिस्टिंग द मैनी, बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। दीज ग्रीन हाउस गैस लीड द warming and the earth atmosphere accumulation, the greenhouse gases cause the stratospheric ozone to travel from the stratosphere to troposphere। जो ग्रीन हाउस गैस है उसके कारण जो है जो स्ट्रेटोस्फेयर से वो ट्रोपोस्फेयर में आ जाते हैं, thus leading to the destruction of the ozone layer, और इसकी वजह से ओजोन लेयर जो हमें सुरक्षा प्रोवाइड करता है वो डिप्लीट हो जाता है। ठीक है, और दूसरा थर्ड है आपका अर्बन वेस्ट कंपोजिशन। देखिए अर्बन जो मतलब जो भी शहरी कचरा जो वेस्ट होता है उसको जो कंपोस्ट करते हैं, तो बहुत तरीके के वहाँ पे मटेरियल होते हैं जो कि बहुत सारे हार्मफुल भी होते हैं और बहुत सारे हार्मलेस भी होते हैं। ठीक है, हार्मफुल कौन से हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक्स वगैरह बर्न किए जाते हैं। ठीक है, ओपन बर्निंग ऑफ द अर्बन वेस्ट नेवर इनकरेज it directly release the huge amount of the pollutants like dioxins and furans निकलती हैं। जो प्लास्टिक्स वगैरह बर्न होती है ना वहां से डायोक्सिन्स और फ्यूरेंस निकलती हैं, जिसकी वजह से जो है ओजोन लेयर आपकी डिप्लीट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से हो जाएगा, एक तो आपका VOCs होता है, ठीक है, इमिशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा, कंबस्शन ऑफ द अर्बन वेस्ट होगा, ये तीनों ही कारण होंगे। अच्छा, एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर, अगर फर्टिलाइजर का यूज आप ज्यादा करते हैं प्लांट्स वगैरह में तो उससे होगा क्या, उससे होता ये है कि जो मिट्टी है वो आपकी खराब होगी। ठीक है, ओजोन लेयर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा बल्कि उससे होगा क्या, जो मिट्टी है जो खाद है वो धीरे धीरे टाइम के बाद डिप्लीट होने लग जाएगी। तो ABC ऑप्शन सी में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द इशू टू बी एड्रेस अंडर द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अच्छा, जो आपने तो पढ़ा होगा ना MDG और SDG। ठीक है, तो MDG में आपके टोटल 8 गोल थे, SDG में 17 गोल थे। तो कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा गोल है जो कि MDG का पार्ट नहीं है। तो MDG के ये आपके 8 गोल हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। इरेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम poverty and hunger, achievement of universal and primary education, promote gender equality and women empowerment, reduce child mortality, improve maternal health, combat HIV, ठीक है, ensure environmental sustainable development of a global partnership and development पार्टनरशिप। तो यहाँ पर आपका जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया गया है बट ह्यूमन राइट्स पे फोकस नहीं किया गया है। सो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंट्री डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड देयर कंट्रीब्यूटिंग टू द पर कैपिटा इमिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 के जो इमिशन हो रहे हैं सभी कंट्री करती है, तो उसमें कह रहा है कि इसको सीक्वेंस में लगाना है पर कैपिटा इमिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये टेबल है जो कि आप अपने कॉपी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कंट्री लिखी हुई है, चाइना, USA, इंडिया, रशिया, जापान। ठीक है, अब यहाँ पे इनका पर कैपिटा, ये क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कहाँ पे पर कैपिटा पूछ रहा है, कहाँ पे मैक्सिमम पूछ रहा है। पर कैपिटा का मतलब होता है कि टोटल इमिशन, जो भी इमिशन हुआ डिवाइडेड बाय वहाँ की जो भी पॉपुलेशन होती है उससे डिवाइड करते हैं, तब जो आता है उसे पर कैपिटा बोला जाता है। तो पर कैपिटा में भी आपका चाइना सबसे ऊपर टॉप पर है इमिशन करने में। ठीक है, USA उसके बाद आता है, उसके बाद आता है इंडिया, फिर आता है रशिया और फिर आता है जापान। ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल शेयर परसेंटेज भी लिखा हुआ है, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि कहीं कहीं ये भी पूछ सकता है। तो चाइना, USA, इंडिया, रशिया, जापान। ठीक है, इसको सीक्वेंस में लगाते हैं। तो चाइना यानी कि B सबसे पहले आएगा, फिर आएगा USA, चाइना, USA, फिर आएगा इंडिया और फिर आएगा जापान। ठीक है, तो BCAD ऑप्शन B में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, in the contemporary environment disclosure, small hydropower plant are perfect over the large hydropower plant। ठीक है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है आपका स्मॉल वाला, दूसरा होता है लार्ज वाला।
तो कह रहा है जो स्मॉल वाले हैं वो अच्छे होते हैं लार्ज वाले से। ऐसा क्यों? क्योंकि इंस्टॉलेशन जो होता है स्मॉल वाले प्लांट का वो बहुत ही चीपर होता है, लेस कैपिटल इंटेंसिव होता है एज कंपेयर टू लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट। ये बात तो सही कह रहा है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, एनवायरमेंटल डिस्कोर्स के बारे में बात कर रहा है और ये एक्सपेंडिचर कैपिटल इंटेंसिविटी के बारे में बात कर रहा है, जिसका आंसर बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, डे टाइम नॉइस स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब फॉर द रेजिडेंशियल एरिया इन इंडिया। यानी कि देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं जो कि नॉइस से रिलेटेड आपका होता है, जहां पर ये पूछता है कि किस टाइम पे कितना डीबी होना चाहिए, किस एरिया में कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चार्ट है जो कि मैंने बना दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जो यहाँ पे जोन लिखा हुआ है, यानी इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, कॉमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया और साइलेंट जोन। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह होती है ना, मशीनों की खट खट जैसे आवाज आती है, तो देखिए इंडस्ट्रियल में ही आवाज सबसे ज्यादा आएगी और डे टाइम में वहां पर ही सबसे ज्यादा डीबी है। तो 75 डीबी है और नाइट में 70 डीबी है, 5 डीबी का डिफरेंस है। कॉमर्शियल एरिया जहाँ पे जो कॉमर्शियल एरिया जैसे मार्केट वगैरह होता है, तो वहाँ पे 65 डीबी रखा गया है। रेजिडेंशियल एरिया में 55 डीबी मैक्सिमम हो सकता है डे टाइम में, और साइलेंट जोन में 50 मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है। सिर्फ आपका इंडस्ट्रियल में 5 का है। ठीक है, अब देखिए आपसे डे टाइम में रेजिडेंशियल पूछा है, ये हो गया रेजिडेंशियल, ये हो गया डे टाइम, तो कौन सा आंसर हो जाएगा 55। Now next question क्या कहता, तक्षशिला is an ancient center of the higher education in India was declared the heritage site by UNESCO। यूनेस्को में कौन से ईयर में जो है तक्षशिला को एक एंशियंट साइट के का मतलब नाम दिया गया? तो ये आपका जो है एक सिंपल क्वेश्चन है, एज इट इज आप याद कर लीजिए। 1980 में जो है इसको डिक्लेयर किया गया बाय यूनेस्को के द्वारा तक्षशिला को कि ये एक जो है हेरिटेज साइट है पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जिसको कि रूसा भी कहते हैं, इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, एम टू प्रोवाइड द स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाज लॉन्च्ड। ये कह रहा है रूसा को लॉन्च कब किया गया था? तो देखिए रूसा से रिलेटेड चीजें आपको हायर एजुकेशन में मिलेंगी, बस आप यहाँ पे सिर्फ ईयर है तो ये ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है कई बार, जिसको याद कर लीजिए कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है 2013 में आया था। ये है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसको समझते हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है आपका हायर एजुकेशन में, द टोटल एनरोलमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ द एज एक्सप्रेस परसेंटेज एज टू द एलिजिबल पॉपुलेशन इन स्कूल ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप। यहाँ पे देखिए आपसे ये जानना चाहता है कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है उसमें कौन सा एज ग्रुप को कंसीडर किया जाता है। तो एक्चुअली जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है उसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला होता है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आप हर क्लास तक के बच्चों का आप निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। टोटल एनरोलमेंट ऑफ ऑल एज डिवाइडेड बाई, अब आपको जिस भी चीज का निकालना है, अगर किसी को प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन का निकालना है तो वहां पे उसकी एज अलग हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी का निकालना है तो उसकी एज अलग हो जाएगी, सीनियर सेकेंडरी होगा तो उसकी एज अलग हो जाएगी। बट हमारे कोर्स में हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं ना। तो हायर एजुकेशन में एज ग्रुप क्या होती है, हायर एजुकेशन में आपकी जो एज ग्रुप होती है वो 18 से 23 तक की रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो स्टैटिस्टिकल टूल टू मेजर द एनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन कैलकुलेट डिवाइडिंग द नंबर ऑफ द स्टूडेंट enrolled in the higher education out of the total population relevant of this group। ठीक है, तो जितना एनरोल हुआ है उनको रखा जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ उस एज ग्रुप की, यानी 18 से 23 साल के बच्चों की जितनी भी पॉपुलेशन होगी उसको नीचे रखेंगे तो हमें परसेंटेज पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन, देखिए वैल्यू आपका जो है यहाँ पर वो मॉरल से रिलेटेड होता है। ठीक है, मॉरल से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर एक ये फिगर इसे समझने की कोशिश कीजिए। वैल्यू एजुकेशन जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर एंड केयर, डूइंग योर बेस्ट, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, रीयूज एंड रिसाइकिल, फॉरगिवनेस, ये सारी चीजें आपकी वैल्यू एजुकेशन। तो अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पे क्या कहता है, इट इज द कोर्स ऑफ मॉरल साइंस। तो मॉरल साइंस के कोर्स के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। इट टॉक अबाउट द रिवार्ड एंड पनिशमेंट ऑफ वंस ओन एक्शन। ओके, स्टूडेंट ऑब्जर्व एंड इमिटेट अडल्ट बिहेवियर पर्टिकुलरली एंड देयर पेरेंट। हाँ, ये बात सही कह रहा है कि यहाँ पर होता क्या है कि वैल्यू एजुकेशन जो हमारी इमोशंस जैसे जैसे हम करते हैं ना, कि रीयूज रिसाइकिल और ये सारी चीजें हम कैसे सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, जहाँ भी आप रहते हैं वहीं से ही आप सीखते हैं। तो ये चीज बता रहा है कि वैल्यू एजुकेशन को डिस्क्राइब कर रहा है कि आप कैसे सीखते हैं चीजों को। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट एंड एक्सप्लोर देयर ओन इनर सेल्फ। स्टूडेंट आप खुद से सीखते हैं ना करके, तो ये भी आपकी वैल्यू एजुकेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। इट इनकरेज स्टूडेंट टू फिक्स देयर प्लेस एंड देयर लाइफ। बिल्कुल ये भी बात सही ही कह रहा है। सो यहाँ पर रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात नहीं हो रही है, आप सीखते कैसे हैं उनकी बात हो। तो CDE आपका ऑप्शन सी में है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अब ये हमारे इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से इसको करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, स्वयं प्रभा, EPG पाठशाला और E-यंत्रा। इधर उसके बेनिफिट्स को बताया गया है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपके सामने मैच द फॉलोइंग है तो आप किसको मैच करेंगे, जो सबसे आसान हो आपके लिए। तो अब देखिए इन सभी चीजों में मेरे लिए दो चीज सबसे आसान है, मेरे लिए स्वयं प्रभा आसान है और E-यंत्रा भी आसान है। यंत्रा मतलब कुछ यंत्र से रिलेटेड हो गया, मतलब कुछ सामान कुछ करके, जैसे मशीन को चलाना, मशीन एक बड़े बड़े मशीन जो होती हैं, एयरक्राफ्ट हो गए, कुछ हो गया, तो उसको यंत्र बोला जाएगा ना हिंदी में, अगर कभी आपने पढ़ा होगा तो उसको यंत्र बोलते हैं। तो यंत्र से रिलेटेड क्या हो गया, यानी हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस। आप एयरक्राफ्ट चलाना कैसे सीखेंगे, जब आप चलाएंगे उसको। सो मेरे लिए बहुत आसान होगा कि मैं अगर डी को 1 से मैच करा दूं, E-यंत्रा। और अब आती है बारी स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा बहुत सुना होगा, जो कि टीवी पे जो चैनल्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वॉच हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम 24/7। सो बी आपका थर्ड से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब आती है EPG पाठशाला। इसके लिए देखिए यहाँ पर एक मैंने इमेज लगाई है, EPG पाठशाला। तो यहाँ पर देखिए EPG पाठशाला में आपको अब तो मूक भी मिल जाएगा, पाठ्यन भी मिल जाएगा और पाठ्या भी मिल जाएगा, ठीक है। पाठ्यान और पाठ्या। तो यहाँ पर जो है पाठ्य, ये क्या होती है, बुक्स वगैरह आपको यहाँ पर अवेलेबल होती है। सो EPG पाठशाला जो कि रिलेटेड होगा आपका गेट बुक्स टू करिकुलम, कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है EPG पाठशाला में। सो C इज रिलेटेड टू 2, तो C इज रिलेटेड टू 2, D इज रिलेटेड टू 1, B इज रिलेटेड टू 3 और A जो है आपका 4 से रिलेट हो जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, B। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो आई होप बहुत अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट एंड डू योर बेस्ट।